आपके परीक्षा के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी, अगर इनके उपन्यास की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, कहानियों की अगर हम बात करें, शैली की बात करें, तो इन्होंने विषय के अनुसार बहुत सारी शैलियों का एपिसोड में है। तो अलग अलग दृश्य हैं इसके। सबसे पहला जो दृश्य होता है, हेलो बच्चा लोग मेरे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो मैं आपकी गरिमा मैम और आज हम इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो पाठ है मन्नू भंडारी जी का रजनी पाठ। आज हम इस पाठ से संबंधित ना आपके परीक्षा के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको इस कक्षा में बताऊंगी। तो चलिए भाई, कमर की पेटी को थोड़ा कस के बांध लीजिए और चलते हैं रजनी पाठ की दुनिया में। लेकिन उससे पहले हम लोग इस पाठ की जो लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें ना बच्चे, तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अजमेर राजस्थान में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया, अर्थात वहां पर पढ़ाया भी। अगर हम इनके निधन की बात करें बेटा, तो 15 नवंबर 2021 को जो हमारी मन्नू भंडारी जी थी, उनका निधन हो जाता है। आगे हम अगर इनके उपन्यास की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, कहानियों की अगर हम बात करें, तो आपका बंटी इनका बहुत प्रमुख उपन्यास था, जिसमें इन्होंने बताया है कि जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो उसका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से चित्रित किया। महाभोज, यहां पर इन्होंने राजनैतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार पर बहुत तीखा प्रहार किया है। 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने लिखा था। अगर हम इनके कहानी संग्रह की बात करें बच्चे, तो 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, यही सच है। और जो यही सच है इनकी कहानी थी, इस कहानी पर एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म बनी है, जिस फिल्म का नाम है रजनीगंधा। आइए हम शुरू करते हैं। इनके भाषा शैली की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो बहुत सरल भाषा में, सहज भाषा में, स्वाभाविक और जो हमारी आपकी बोलचाल की व्यवहारिक हिंदी है उसी भाषा का ये अपनी लेखन शैली में प्रयोग करती थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों के साथ लोक प्रचलित उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द और देशज जो स्थानीय शब्द थे उनका भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया था। मतलब इनकी जो भाषा थी उसमें ये सारी चीजें बोझिल नहीं लगती थी, यानी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में गजब का प्रवाह और सजीवता आ जाती है। शैली की बात करें तो इन्होंने विषय के अनुसार बहुत सारी शैलियों का क्या किया है, प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है, जो नाटक और पटकथा जैसे रजनी में संवाद शैली के कारण ही जो पात्र थे इसका, उनमें जो बातचीत था उसमें एक अद्भुत सजीवता और नाटकीयता आपको देखने को मिलती है। वर्णनात्मक शैली, यानी कोई घटना, वस्तु या स्थान का सजीव खाका खींचने के लिए इस शैली का जो है उपयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली तो सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और नारी शोषण पर तीखा प्रहार करने के लिए उन्होंने इस व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया था। अगर हम इनके साहित्य में स्थान की बात करें ना बच्चे, तो मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन की एक सशक्त और युगांतकारी लेखिका हैं। इन्होंने समाज के मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर विरोध, विशेषकर आधुनिक कामकाजी और शिक्षित नारी के आंतरिक द्वंद्व, पीड़ा और उनके अधिकारों की चेतना का बहुत यथार्थवादी ढंग से क्या किया है, चित्रण किया है। तो ये था हमारी लेखिका के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ।
अगर हम पाठ की बात करें, रजनी पाठ जो है ये सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पटकथा है। अब बात है कि पटकथा क्या होता है, तो जो भी कथाएं हम टेलीविजन के लिए लिखते हैं, फिल्मों के लिए लिखते हैं, धारावाहिक के लिए लिखते हैं, वो कहलाती है पटकथा। तो इनकी ये जो रजनी पाठ था, ये मूल रूप से 1980 के दशक में एक बहुत पसंदीदा लोकप्रिय टीवी धारावाहिक का हिस्सा था, जिसके निर्देशक बासु चटर्जी जी इसके क्या थे, निर्देशक थे। यहाँ पे जो रजनी एक मेन कैरेक्टर होती हैं, जो कि अलग अलग चीजों के लिए क्या हो रही होती हैं, लड़ रही होती हैं। और सबसे खास बात थी, इसका एक ही एपिसोड में सब कुछ आपको दिखा दिया जाता था। ये जो पाठ आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे, ये पाठ मुख्य रूप से शिक्षा के व्यवसायीकरण और स्कूल व शिक्षकों द्वारा जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के काले धंधे की समस्या को उजागर करता है। यानी इस पाठ में क्या है, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, जो स्कूल के शिक्षक होते हैं वो जबरदस्ती जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहते हैं, उसका जो काला धंधा है, उसी की समस्या को इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सबके सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। इसमें क्योंकि ये एक एपिसोड में है तो अलग अलग दृश्य हैं इसके। सबसे पहला जो दृश्य होता है वो अमित का घर होता है और रिजल्ट का दिन होता है। रजनी जो है वो अपनी सहेली लीला के घर मिठाई खाने आती है। क्यों आती है? क्योंकि लीला के बेटे का रिजल्ट आने वाला होता है। ठीक है, जब वो आती है, वैसे दोनों बाजार जाना होता है, वो उनको बुलाने के लिए आती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आज उनके बेटे अमित का क्या है, रिजल्ट आने वाला है। इसलिए वो कहती हैं भैया आज अमित का रिजल्ट आएगा, तब तो भाई मैं तो बिना मिठाई खाए जाऊंगी ही नहीं। अच्छा, अमित घर आता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि उसे गणित में बहुत कम अंक मिले होते हैं। गणित में उन्हें कितने अंक मिले होते हैं? 72 अंक मिले होते हैं उन्हें। लेकिन इतने कम अंक की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनका जो गणित का पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ होता है। वो क्लास के एक बहुत होनहार छात्र होते हैं। अमित बताते हैं कि उनके जो मैथ्स के टीचर हैं, कौन थे उनके मैथ्स के टीचर? मिस्टर पाठक। वो उसे ट्यूशन लेने को कहा था। उन्होंने बताते हैं कि हमारे जो शिक्षक थे वो हमसे कहते थे एक बच्चा ट्यूशन ले लो, बेटा ट्यूशन ले लो। मैंने माताजी से भी अपने बहुत बार कहा कि आप लोग मेरा ट्यूशन लगवा लीजिए, लेकिन आप लोग मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया, और इसीलिए टीचर ने बदला लेने के लिए मेरे अंक को क्या कर लिया, काट लिया, यानी मुझे इतने कम अंक मिले हैं। अच्छा भाई, जब ये सारी चीजें जो है रजनी सुनती है, समझती है, तो वो कहती है इस बात की शिकायत तो हमें स्कूल में करनी चाहिए। लेकिन जो लीला बहन होती हैं, जो अमित होते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम स्कूल में जाके इसकी शिकायत करें तो इसका जो खामियाजा है वो हमारे बेटे अमित को ना भुगतना पड़े। तो इसलिए वो लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, यहीं पर ये बात खत्म करते हैं। लेकिन रजनी जो थी वो चुप होने वाले में से नहीं थी। वो दूसरे दिन क्या होता है, अमित के स्कूल पहुंच जाती हैं, और जो दूसरा दृश्य होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल का दफ्तर होता है। वो इस मामले को लेकर कहां जाती हैं? स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाती हैं। प्रिंसिपल से वो सारी बातें बताती हैं कि देखिए आपके स्कूल में ये सारी चीजें हो रही है, बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे है, तो आप ऐसा करिए कि मुझे अमित का जो वार्षिक परीक्षा हुआ है उसकी बस मुझे कॉपी दिखा दीजिए। ठीक है, मैं कॉपी देखना चाहती हूँ कि भाई क्या अमित जो बोल रहा है वो सही है या फिर वो जो कह रहा है वो गलत है, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ। तो जो इनके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो कॉपी दिखाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं देखिए मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ रूल होते हैं, हमारे भी कुछ तरीके होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हमें क्या है जो है हम आपको कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। तो प्रिंसिपल इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय रजनी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ट्यूशन टीचर है और छात्र का है, ये दोनों का क्या है, आपसी मामला है, इसमें स्कूल कुछ नहीं करता है। भाई टीचर कमजोर हैं
तो वो भाई ट्यूशन, अगर बच्चा कमजोर है तो जाहिर सी बात है वो ट्यूशन लेगा, और वो इसे टीचर का एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मानकर क्या कर देते हैं, इस बात को टाल देते हैं। जब रजनी देखती है कि वो बात को नहीं सुन रहे हैं तो वो क्रोध में भी आ जाती है कि आप इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप इस काले धंधे को नहीं रोक रहे हैं। अब क्या होता है, वो तो बात सुनते नहीं है, फिर वो कहते हैं ऐसा है कि आप यहां से चली जाइए। वो वहां से चली जाती हैं और फिर अगला जो दृश्य दिखाया जाता है वो क्या दिखाया जाता है, शिक्षा निर्देशक का कार्यालय दिखाया जाता है। स्कूल में कोई रिस्पांस नहीं मिलने के कारण रजनी हार नहीं मानती है और वो सीधे शिक्षा निर्देशक के ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन वहां पे भी भाई कुछ अलग ही तरीके का था। जब वहां पे वो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के ऑफिस जाती है तो वहां का भी माहौल क्या होता है, भ्रष्ट माहौल होता है। रजनी बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो जो है शिक्षा निर्देशक जी से नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि भाई जो चपरासी जी हैं उनको वो पैसे नहीं दी होती है। बहुत देर तक देखने के बाद वो देखती है कि भाई एक आदमी जो है चपरासी जी को कुछ पैसे देता है और चपरासी जी उसे बहुत आसानी से अंदर जाने देते हैं। तब तक रजनी जो है वो गुस्से में आ जाती है और जबरदस्ती क्या होता है, शिक्षा निर्देशक जी के ऑफिस के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, वहां पे जाती हैं और डायरेक्टर सर से मिलती हैं, सारी बातें उनसे बताती हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मतलब आपके क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, आप जो स्कूल हैं उनके लिए क्या करते हैं। तो वो सारी चीजें कहते हैं कि बिल्कुल मैं सारी चीजें करता हूं। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनकी 90% सहायता जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, मेरे द्वारा दी जाती है। यानी जो भी नियम कानून, जो भी सारी चीजें बनते हैं वो हमारे द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो बताते हैं अगर ये सारी चीजें आपके द्वारा बनते हैं तो ये जो ट्यूशन वाला मामला चल रहा है स्कूलों में, तो इसका आपको कितनी जानकारी है। तो वो कहते हैं देखिए मैडम, हम इस सब बारे में नहीं जानते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप ही ऐसी एक पहली महिला हैं जो कि ऐसा शिकायत लेकर आई हैं। भाई कमजोर बच्चा है तो ट्यूशन पढ़ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है कि अभी तक आपके पास शिकायत नहीं आई तो मैं आपके पास शिकायतों की क्या लगा दूंगी, लाइन लगा दूंगी। ठीक है, और उसके बाद वो कहती है देखिए वो उनका आंतरिक मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। रजनी उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाती है। अपना काम केवल कुर्सी तोड़ना नहीं है बल्कि व्यवस्था को सुधारना, मतलब आपका जो काम है वो केवल यहाँ पर बैठकर कुर्सी तोड़ना नहीं है। आपका काम है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस व्यवस्था को क्या करना है, आपको सुधार करना है। उसमें आपको वो चीज कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी जानकारी आप रखिए। भाई वो ठीक है, वो वहां भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। शाम का समय होता है, रजनी अपने घर अपने पति रवि के पास होती है, दोनों होते हैं। जब रजनी घर लौटती है तो जो उनके पति होते हैं रवि उन्हें समझाते हैं कि ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ठीक है, इसलिए तुम्हें इस झमेले में नहीं पड़ना कि ये तुम क्या कर रही हो, ये सब मामले में तुम्हें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, ये हमारा मामला थोड़ी ना है, ठीक है, जिसका है वो देख लेगा। जब भाई रजनी अपने पति की ऐसी सोच को देखती है तो रजनी अपने पति के इस कायरतापूर्ण और स्वार्थी सोच पर गुस्सा होती है और वो कहती है कि अगर समाज में हर कोई यही सोचेगा तो अन्याय और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। कहती है जो सोच आपकी है, जो ये आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अगर यही सोच सबकी रहेगी तो ये समझ जाइएगा कि ये जो समाज में जो अन्याय है, जो भ्रष्टाचार है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। मान लीजिए आज वो चीज अमित के साथ हुआ है, कल को ये चीज हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। वो कहती है कि वो अकेले ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। वो कहती है मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही इस लड़ाई को क्या करूंगी, लड़ूंगी, लेकिन अमित को न्याय दिलवा कर ही रहूंगी। आगे फिर हमारा अगला जो दृश्य दिखाया जाता है, दृश्य नंबर 5 होता है, अखबार का दफ्तर और जन आंदोलन होता है। रजनी जो है वो एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक से मिलती है। संपादक उसकी हिम्मत का सराहना करते हैं और इस मुद्दे को अखबार में प्रमुखता से छापने का वादा करते हैं। वो मिलती है, वो कहती हैं कि हम एक एक लोगों के पास तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर ये जो हमारी बात है, ठीक है, वो क्या है, वो अगर आप जो है
अखबार में अपने छाप देते हैं तो ये हर माता पिता के पास ये बात पहुंच जाएगी। और आप अखबार में जब इस बात को छापिएगा तो एक चीज उसमें जरूर छापिएगा कि 25 तारीख को क्या रहेगी, मीटिंग रहेगी। ठीक है, 25 तारीख को क्या रहेगी, एक मीटिंग रहेगी, उसमें सभी लोग क्या हो, उपस्थित हो, हम इस मुद्दे पे क्या करेंगे, बात करेंगे। अखबार वाले उनकी हिम्मत का भी सराहना करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हम आपकी जो भी बातें हैं उसको हम अखबार में छाप देंगे। अखबार में खबर आने के बाद समाज में जागरूकता फैलती है, लोग जागरूक होते हैं। बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो इस बात की पूर्ण सहमति देते हैं, वो भी इस बात को लेकर परेशान होते हैं। रजनी जो है वो सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स को क्या करके इकट्ठा करके एक विशाल जनसभा का क्या करती हैं, जो है आयोजन करती हैं। इस सभा में रजनी मंच से एक प्रभावशाली भाषण देती है और एक प्रस्ताव भी रखती है। क्या प्रस्ताव रखती है कि कोई भी शिक्षक अपने ही स्कूल के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। वो कहती हैं कि अगर कोई भी शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उस स्कूल में उस बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, और यदि वो ऐसा करता है तो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, अर्थात उसे दंड दिया जाएगा। सब लोग उनकी बात से सहमत होते हैं, बिल्कुल इस चीज को होना चाहिए, लोग एकदम वाह वाह करते हैं। आगे क्या होता है, दृश्य नंबर 6। दृश्य नंबर 6 में क्या है, अखबारों और जन आंदोलन जो थे उनके भारी दबाव के कारण सरकार और शिक्षा विभाग को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यानी भाई इतना पूरा जन आंदोलन हो जाता है, सरकार पर भी बहुत दबाव आता है, शिक्षा विभाग को अंत में झुकना पड़ता है और बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया जिसके तहत स्कूल के शिक्षकों द्वारा अपने ही छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कहा गया कि भाई वो चीज आता है कि ठीक है, ये जो नियम बना है वो नियम लागू होगा, और अगर कोई भी शिक्षक जो है अपने छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा और अगर ये करता है तो वो गैर कानूनी होगा। सुबह का अखबार पढ़ते हुए रजनी के पति रवि को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता है। लीला और अमित रजनी का मुंह मीठा कराते हैं। यानी सुबह ये बात अखबार में आती है तो जब रवि जो कि रजनी के पति होते हैं जब उस अखबार को पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता है कि उसने ये चीज कराया। फिर लीला अमित भी वहां पे आते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं, रजनी का मुंह मीठा कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी बातें होती हैं। अब देखो, अब हम लोग पाठ का जो सार था, पाठ के जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित आपके परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रजनी मूल रूप से साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी, उपन्यास, पटकथा या निबंध है? तो रजनी जो है वो क्या है, एक पटकथा है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमित को वार्षिक परीक्षा में किस विषय में कम अंक मिले थे? तो अमित को जो कम अंक मिला था वो किस में मिला था, गणित विषय में उन्हें कम अंक मिले थे। गणित में उन्हें सिर्फ कितने अंक मिले थे, 72 अंक जो है वो मिले थे। ठीक है, तो इसका भी हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही है। रजनी के पति रवि का स्वभाव कैसा इस पाठ में दिखाया गया है? तो जो रजनी के पति रवि हैं उनका स्वभाव दिखाया गया कि वो दुनियादार और अपने काम से काम रखने वाले हैं। मतलब वो बेफजूल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जैसे रजनी क्या थी, अगर कोई चीज अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ने को तैयार थी, लेकिन इनके पति जो थे वो उसके एकदम अपोजिट थे, एकदम अलग थे। उनको अपने काम से काम रखना होता था, किसी अन्य झमेले में वो नहीं पड़ना चाहते थे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, रजनी ने अपनी आवाज को जन आंदोलन में बदलने के लिए किसका सहारा लिया था? तो किसका सहारा लिया उन्होंने अपनी आवाज को लोगों की आवाज बनाने के लिए? तो अखबार के संपादक और जनसभा का 25 तारीख को क्या होता है, एक मीटिंग होता है जो कि अखबार में जो है छपा होता है और सब लोग क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने अखबार के संपादक और जनसभा का उन्होंने क्या लिया था, सहारा लिया था। आंदोलन के दबाव में शिक्षा विभाग को क्या नया कानून बनाना पड़ा?
तो उन्होंने क्या कानून बनाया कि कोई भी शिक्षक अपने ही स्कूल के छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। अगर ऐसा वो करता है तो वो क्या होगा, गैर कानूनी होगा। दूसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था। पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी बातें थी, वो सारी बातें मैंने बताने का पूरा अथक प्रयास किया है। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच बच्चा लोग मेरे, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू बच्चे।